सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे। आप अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे, है ना? तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 से। पर उससे पहले मैं तुमको एक बात बता देती हूँ कि लास्ट वीडियो जो मैंने डाला है यूट्यूब पे कैश एंड बैंक डिस्कशन का, उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कुछ एरर आ गई है और इसी की वजह से उसका सेकंड पार्ट अपलोड नहीं हो पाया। तो मैं इसलिए ये चैप्टर 2 का जो रिकॉर्डिंग है वो आपके लिए वापस कर रही हूँ, सो दैट आपके लिए कंटिन्यूटी रहे, आप चीज़ों को बेटर तरीके से कर सके और चैप्टर को समझ सके। तो इसलिए आज अपन वापस स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 कौन सा है आपको पता ही होगा, ऑफ कोर्स, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलो जल्दी से देखते हैं कि आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें क्या लिखा है रीड करना स्टार्ट करते हैं। यादव डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड has registered its articles along with the memorandum at the time of registration of company in December 2019। कंपनी ने अपना आर्टिकल रजिस्टर कराया और दिसंबर 2019 में सब कुछ एमओए एओए सब रजिस्टर करा लिया। नाउ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर ऑफ द व्यू that provisions of articles regarding forfeitures of shares should not be changed except by resolution of 90% majority। तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वो ये सोच रहे हैं कि कंपनी का जो फोर फीचर वाला जो प्रोविजन है आर्टिकल्स में लिखा है वो चेंज नहीं होगा। उसके उसको अगर आपको चेंज करना है फोर फीचर को तो 90% मेजोरिटी लगेगा। करेक्ट। वाइल एज पर सेक्शन 14, और हमने ये पढ़ा है सेक्शन 14 के हिसाब से कि आर्टिकल्स जो होता है उसको अगर आपको चेंज करना है तो एसआर पास करके आप आर्टिकल्स को चेंज कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं, वन ऑफ द डायरेक्टर्स सेड दैट दे कैन नॉट मेक अ प्रोविजन अगेंस्ट द कंपनीज एक्ट। तो ये कह रहे हैं, एक डायरेक्टर कह रहा है कि आप कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट में कैसे जा सकते हो। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 14 में लिखा है कि आपको आर्टिकल्स को अल्टर करने के लिए एसआर पास करना होता है, और कंपनी ने आर्टिकल्स में ये कह रही है कि आपको अगर फॉरफीचर लाना है, आर्टिकल में कोई भी चेंजेस लाने हैं तो 90% लोग हाँ करने चाहिए। तो ऐसे केस में बताओ कि कंपनी को आप क्या एडवाइस करोगे? ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है। सबसे पहले जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो प्रोविजन आता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था। तो प्रोविजन में आपको क्या लिखना है, देखो, एज पर सेक्शन 5 आर्टिकल्स में कंटेन। अगर आपको याद है तो सेक्शन 5 के हिसाब से कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स में आप आर्टिकल्स में एक एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल सकते हो, और वो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होता है एज कंपेयर टू एसआर। और ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन आप कभी भी डाल सकते हो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, या फिर आप इसको डाल सकते हो कब, जब कंपनी बाद में कभी डालना चाहती है तब भी डाल सकते हो। पर अगर इसमें प्राइवेट कंपनी होती है तो सारे मेंबर्स से पूछ के एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डलता है। और इसीलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन-सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी। कौन-सी कंपनी है? प्राइवेट। तो लिखा है कि पहले तो एंट्रेंचमेंट का मीनिंग लिखा है कि एंट्रेंचमेंट के जो प्रोविजंस होते हैं आर्टिकल्स में उनको अल्टर किया जा सकता है ओनली इफ मोर रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस देन अ एसआर इज मेट। द प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट, एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन कब डाला जाएगा? एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाला जाएगा आइदर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। देखो क्या लिखा है, या तो फॉर्मेशन पे डाल सकते हो या फिर आप उसको कभी भी डाल सकते हो बाय अमेंडमेंट बाय ऑल द मेंबर्स। पर अगर प्राइवेट कंपनी होती है तो सारे लोगों से पूछ के एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डालता है, और अगर पब्लिक कंपनी होती है तो एसआर से भी आपका एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डल सकता है। और हमारी कंपनी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के केस में आपको आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाल के चीजें रिस्ट्रिक्टिव करनी है तो कर सकते हो, पर सारे मेंबर्स अग्री होने चाहिए तब। और ये सब करने के बाद आप आरओसी को क्या नोट दोगे? नोटिस भी दोगे। ठीक है, तो अब ये तो हो गई बात कि प्रोविजन में क्या लिखा है। तो प्रोविजन में मैं वापस तुमको रिवाइज कराऊं, देखो, सेक्शन 5 ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से क्या बोला हुआ है? कंपनी अगर चाहे तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल सकती है। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होता है एज कंपेयर टू एसआर। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन डाला जा सकता है और ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी भी डाला जा सकता है। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन अगर आपको डालना है तो प्राइवेट कंपनी के केस में आपको सारे मेंबर्स से परमिशन लेना पड़ता है। पर अगर आपका पब्लिक कंपनी है तो ऐसे केस में आपने एसआर भी पास कर लिया तो एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डल जाएगा। एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डालने के बाद आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। ये सारी बातें आपके प्रोविजन में आनी चाहिए। अब आप एनालिसिस में क्या लिखोगे? एनालिसिस में लिखोगे कि यादव डेयरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स के रिलेशन में ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल सकती है।
पर इसको किससे पूछना पड़ेगा? सारे मेंबर्स से पूछना पड़ेगा और इसीलिए कंपनी इज़ अलाउड टू हैव एन एंट्रेंचमेंट प्रोविजन इफ ऑल द मेंबर्स अलाउ इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। ये हो जाएगा हमारा एनालिसिस, ठीक है? और ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये आरटीपी में आया हुआ है और आईसीएआई मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? सो नेक्स्ट मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 2, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड क्वेश्चन आईसीआई मॉड्यूल का है। डिस्कस करते हैं क्या लिखा है इसमें। अनुष्का सिक्योरिटीज इक्विपमेंट लिमिटेड बेसिकली पब्लिक कंपनी है। क्या मैन्युफैक्चर करती है? सीसीटीवी कैमरा मैन्युफैक्चर करती है और इसके लिए इन्होंने 100 करोड़ रुपए रेज़ कर लिए पब्लिक इश्यू लाके और एक और यूनिट ये डालने का सोच रहे थे उस टाइम पे। उसमें से 100 करोड़ में से इन्होंने 10 करोड़ यूटिलाइज़ कर लिए और फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि हमारे एग्जिस्टिंग बिज़नेस का तो कोई पोटेंशियल ही नहीं है मार्केट में और गवर्नमेंट ने इवन कस्टम ड्यूटी भी कम कर दिया है इम्पोर्ट पे। मतलब अगर कोई बाहर से सीसीटीवी कैमरा मँगाता है ना तो उसपे टैक्स नहीं लगेगा, बहुत कम लगेगा। तो ऐसे केस में हर पर्सन जो कैमरा है वो बाहर से मँगाना चाहता है। Now, company wants to utilize the remaining amount in mobile app development business by adding a new object in its MOA. मतलब कंपनी अपने एमओए को ऑल्टर करके उसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करके एक नया ऑब्जेक्टिव ऐड ऑन करना चाहती है। तो अपन ने पढ़ा था कि कंपनी अगर चाहती है उसके ऑब्जेक्टिव को चेंज करना तो कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डज द कंपनीज एक्ट अलाउ सच चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट? इफ नॉट, और अगर नहीं है तो यहाँ पर कंपनी को एडवाइस करो कि कंपनी को क्या करना चाहिए। तो देखो क्या लिखा, एज पर सेक्शन 13। सेक्शन 13 कौन सा है बच्चों? आप मुझे कमेंट में बताओगे कि सेक्शन 13 कौन सा है। सेक्शन 13 के हिसाब से कोई भी कंपनी ने अगर मनी रेज किया है पब्लिक से बहुत ज्यादा और अभी उसके पास अनयूटिलाइज्ड अमाउंट बचा है तो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट को वो अपने ऑब्जेक्टिव के लिए जनरली तो यूज नहीं कर सकती। जनरली तो वो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट को अपने ऑब्जेक्टिव के लिए यूज नहीं कर सकती नए ऑब्जेक्टिव के लिए। पर अगर कंपनी ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर दिया और कौन से न्यूज़पेपर में? एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक उस लोकल न्यूज़पेपर में जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। वहाँ पे सॉरी। तो बेसिकली ऐसे केस में कंपनी पहले बात न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगी। दूसरा, कंपनी अपने डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स मतलब जो शेयर होल्डर्स एग्री नहीं कर रहे कंपनी के ऑब्जेक्टिव बदलने के लिए, उनसे भी बात करेगी और उनसे बात करके बोलेगी कि देखो ये फ़ायदे हैं। फिर भी अगर कोई शेयर होल्डर एग्री नहीं करता कंपनी के ऑब्जेक्टिव को बदलने के लिए, तो कंपनी उसको एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटी दे देगी और इसके लिए कंपनी एसआर पास करेगी। एसआर पास करके आरओसी को देगी विदिन अ पीरियड ऑफ 30 डेज़। ऑल्टरेशन विल बी अफेक्टेड और बाद में जाके आपको जब नया सर्टिफिकेट मिलेगा तो ऑल्टरेशन इफेक्टिव हो जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव ऐड कर सकती है नया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस उसको ऊपर वाली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। तो सेक्शन 13 में देखो वापस, सेक्शन 13 में अगर आपको एमओए ऑल्टर करना है, सेक्शन 13 में अगर आपको क्या ऑल्टर करना है? एमओए। तो सबसे पहले आपके पास अगर अनयूटिलाइज्ड अमाउंट बचा है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज़ ऑल्टर करना है, तो ऐसे केस में सबसे पहले आप क्या करोगे? न्यूज़पेपर में पब्लिश करोगे, एसआर पास करोगे, उसके बाद डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को आप एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटी दोगे, एसआर की कॉपी आरओसी को फाइल करोगे 30 दिनों के अंदर-अंदर, तब जाके आपकी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज़ और एमओए ऑल्टर हो पाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो कितनी बार आ गया है। मई 23 में आया था, नवंबर 22 में आया था और आईसीएआई मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है ये और एमटीपी सितंबर 24 में भी आया है। तो क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में चेक करते हैं। श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक कंपनी है, मतलब बेसिकली एक पब्लिक कंपनी है, जिसमें हनुमान पावर सप्लायर्स लिमिटेड कितना होल्ड कर रहा है? 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा है। One of the shareholders of H made a charitable trust and donated his 10% shares in H and 50 crores to the trust. He appoints S as the trustee. All the assets of the trust are held in the name of S. Can a subsidiary hold shares in its holding company in this way? तो क्या कहना चाहते हैं वापस समझते हैं क्वेश्चन को। चलो तो देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। अपन क्वेश्चन समझ रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 10th में क्या लिखा है। श्री लक्ष्मी लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें हनुमान पावर सप्लायर्स लिमिटेड 60% शेयर्स होल्ड करता है। तो अगर हनुमान ने श्री लक्ष्मी में 60% शेयर्स होल्ड कर रखे हैं तो मैं इसको सब्सिडरी कंपनी बोल सकती हूँ क्योंकि कंट्रोल किसका हो गया? हनुमान कंपनी का हो गया।
वन ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ एच, अब होल्डिंग कंपनी का जो शेयर होल्डर है उसने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया एंड डोनेटेड हिज 10% शेयर्स इन एच, और उसने 10% शेयर्स किसको डोनेट कर दिए? एच को डोनेट कर दिए। एंड 50 करोड़ रुपीज टू द ट्रस्ट, उसने क्या किया? 10% शेयर्स एच को डोनेट कर दिया और 50 करोड़ रुपए ट्रस्ट को दे दिए। ही अपॉइंट, और उसने एस को ट्रस्टी बनाया, ठीक है। ऑल द सेट्स ऑफ द ट्रस्ट, और जितने भी ट्रस्ट के असेट्स है वो सारे किसके नाम पे रखें? एस के नाम पे रखें। तो क्या सब्सिडरी कंपनी ट्रस्टी की फॉर्म में 10% शेयर्स होल्ड कर सकती है क्या होल्डिंग कंपनी में? तो देखो, एज पर सेक्शन 19 हमने ये पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में कि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती। ये जनरल रूल है कि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती। पर अपन ने इसके कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़े थे। पहला एक्सेप्शन क्या था? अगर सब्सिडरी कंपनी शेयर्स होल्ड करती है एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड मेंबर, तो वो होल्ड कर सकती है। सब्सिडरी कंपनी अगर शेयर्स होल्ड करती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्टी, तो भी वो कर सकती है। देखो यहाँ पे लिखा है, एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव आप शेयर्स होल्ड कर सकते हो, एज अ ट्रस्टी सब्सिडरी कंपनी शेयर्स होल्ड कर सकती है। और सब्सिडरी अगर पहले से ही शेयर होल्डर है होल्डिंग कंपनी की, तब भी वो शेयर्स को होल्ड कर सकती है। तो क्या इसमें सब्सिडरी कंपनी एज अ ट्रस्टी शेयर्स होल्ड कर पाएगी? डेफिनेटली कर पाएगी, ठीक है। अब प्रोविजन क्या लिखोगे, एनालिसिस क्या लिखोगे, कंक्लूजन क्या आएगा? प्रोविजन आपको ये लिखना है, सबसे पहला पॉइंट प्रोविजन में, एज पर सेक्शन 19 हनुमान लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है और जो श्री लक्ष्मी लिमिटेड है वो सब्सिडरी कंपनी है। तो आप इसमें सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन लिखोगे कि एनी कंपनी विच हैज कंट्रोलिंग ऑफ एटलीस्ट वन हाफ ऑफ वोटिंग पावर इन अदर कंपनी, तो वो अदर कंपनी को सब्सिडरी बोलते हैं और दूसरे को होल्डिंग कहते हैं। पहला डेफिनेशन आपका ये आएगा। उसके बाद आप लिखोगे एज पर सेक्शन 19, प्रोविजन में ही आप लिखोगे, एज पर सेक्शन 19 अ कंपनी सब्सिडरी कंपनी कांट होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी होल्डिंग में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते, but it has three exceptions. पहला, subsidiary company can hold shares as a trustee. Second, subsidiary company can hold share as a legal representative of deceased member. Third, subsidiary company can hold shares if it was acquired before the position of holding subsidiary. ठीक है, ऐसे केस में आप शेयर्स होल्ड कर सकते हो। ये हो गया प्रोविजन। एनालिसिस में आप ये लिखोगे सिंपली कि हनुमान लिमिटेड जो है वो होल्डिंग है, श्री लक्ष्मी सब्सिडरी है, और हनुमान लिमिटेड के एक शेयर होल्डर ने ट्रस्ट बनाया और उसमें एस लिमिटेड को ट्रस्टी बना दिया, तो एस लिमिटेड एज अ ट्रस्टी शेयर्स होल्ड कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे तो देखो कितनी बार आ रखा है, 2018, 19, 21, 22, 24, 25। मतलब ये तो देख के ऐसा लग रहा है कि आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है देखो, एस प्रोविजंस बताओ किससे रिलेटेड? सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब आईसीआई का ही फेवरेट क्यों है तुमको मैं ये बताती हूँ। देखो, पहली बात, क्वेश्चन डायरेक्ट है फिर भी आईसीआई का फेवरेट है। इसका रीजन सिंपल है, आईसीआई ऐसा क्वेश्चन उठा के पूछती है डायरेक्ट में, लेवल वाला, मतलब लेवल इन द सेंस कॉन्सेप्ट वाइज लेवल नहीं है, ऐसा सेक्शन जो आईसीआई को लगता है कि यार बच्चा ये तो पढ़ेगा ही नहीं, वो पूछ लो। अब सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स जनरली बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, वो ये पढ़ेगा कि हाँ डॉक्यूमेंट सर्व करने पड़ते हैं कंपनी को रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, बस इतना ही। पर इसके बाद क्या? आप एग्ज़ाम में इतना सा तो नहीं लिख के आ सकते ना। तो इसीलिए ऐसे इसको शायद देखो, तुम खुद देखो, मई 18 में पूछा, नवंबर 18 में पूछा, फिर मई 19 में पूछा, फिर 21 में पूछा। मतलब ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में ऐसे ये पूछ रही है। तो इट मे बी पॉसिबिलिटी कि सितंबर 25 में भी ये सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, सेम प्रोविज़न। तो क्या लिखा है? इसलिए मैंने देखो इसको स्टार मार्क भी कर रखा है, तो प्लीज़ मेक अ स्टार मार्क ऑन दिस ताकि आपको ईज़ी रहे समझने के लिए। अंडर सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट, अ डॉक्यूमेंट में भी, अब मैं तुमको रीड भी करा देती हूँ कि क्या लिखा है। अ डॉक्यूमेंट आप कंपनी पे सर्व कर सकते हो बाय सेंडिंग इट टू द कंपनी। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी को भेजना है तो आप भेज सकते हो। कैसे भेजोगे? आप कंपनी को भेजोगे, उसके ऑफिसर को भेजोगे। कहाँ पर भेजोगे? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। कैसे भेजोगे? रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और कुरियर सर्विसेज के थ्रू आप इनको भेजोगे, ठीक है। फिर लिखा है, और बाय लीविंग इट एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस और बाय मीन्स ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप उसको ये भेजोगे। अगर सिक्योरिटीज आपने डीमैट फॉर्म में रखा है तो उस केस में जो रिकॉर्ड्स ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप है वो किसको सर्व किए जाएंगे? डिपॉजिटरी को सर्व किए जाएंगे। और अंडर सेक्शन 22 डॉक्यूमेंट्स जो आप रजिस्ट्रार को फाइल करते हो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी किए जा सकते हैं, बाय पोस्ट और इवन
आप उसको फिजिकल भी कर सकते हो पोस्ट के थ्रू, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या कुरियर के थ्रू। तो ये सारी बातें सेक्शन 20 में लिखी है। तो सेक्शन 20 एज़ कॉन्सेप्ट वाइज़ कुछ नहीं है, पर बच्चे क्योंकि इसको छोड़ के जाते हैं इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क भी किया है। ठीक है? नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है? मिस्टर राजा अलोंग विथ हिज फैमिली। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए एक काम और कर रखा है यहाँ पे कि मैंने मॉड्यूल का जो मेन मॉड्यूल है मेरा, उसका रेफरेंस दिया हुआ है पेज का कि मेन मॉड्यूल में आपको ये सेक्शन कहाँ देखने को मिलेगा। तो आप ये भी सेम चीज़ अपने क्वेश्चन बैंक में कॉपी कर लो अगर आपके पास है तो। मिस्टर राजा अलोंग विथ हिज फैमिली मेंबर इज रनिंग सक्सेसफुली अ ट्रेडिंग बिजनेस। मिस्टर राजा उसकी फैमिली के साथ एक ट्रेडिंग बिजनेस बहुत बढ़िया चला रहा है। ही इज केपेबल ऑफ डेवलपिंग हिज आइडियाज एंड पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट प्राइस। To achieve this, Mr. Raja formed a single person economic entity. मिस्टर राजा ने एक ओपीसी बनाई उसके भाई के साथ, जिसमें उसका भाई जो है वो नॉमिनी है। ऑन 4th मई 2020 मिस्टर किंग ने एज अ नॉमिनी वाला जो कंसेंट था उसको विदड्रॉ कर दिया। और तुमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या नॉमिनी विदड्रॉ कर सकता है क्या? तो हमने पढ़ा है ओपीसी वाले सेक्शन में कि ओपीसी के केस में आपने जिसको नॉमिनी अपॉइंट किया है वो अपना रिटर्न कंसेंट देके कंपनी में विथड्रॉ कर सकता है। तो बोला है मिस्टर श्याम जो कि सन है मिस्टर राजा का 15 साल का है, क्या उसको नॉमिनी बना सकते हैं? तो हमने पढ़ा था कि नॉमिनी बनाना है तो नॉमिनी कौन होना चाहिए? मेनली मेजर ही होना चाहिए। आप माइनर को नॉमिनी बनाओगे तो वो एलिजिबल नहीं है नॉमिनी बनने के लिए। सेकंड, Mrs. Devaki, an Indian citizen, sister of Mr. Raja, stays in Dubai and in India. She stayed in India during the period from 2nd January 19 to 16 अगस्त 2019. Thereafter she left for Dubai and stayed there. मतलब हम देखो 4th मई को उसने कंसेंट विथड्रॉ किया तो अपन उसके बाद का कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब उसके बाद की कैलकुलेशन में अगर मेरे को किसी भी पर्सन को नॉमिनी बनाना है तो नॉमिनी का कंडीशन है कि नॉमिनी वही बन सकता है जो नेचुरल पर्सन होगा, इंडियन सिटीजन होगा, रेसिडेंट हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन क्या है, नेचुरल पर्सन होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। रेसिडेंट इन इंडिया लिखा ज़रूर है, पर उसका कोई रेलेवेंस नहीं है ना, क्योंकि रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट और पिछले साल में कितने दिन बोला है? देखो, ये रहा, कितने दिन आप पिछले साल में रहने चाहिए हो? ये तो पुराना है, ठीक है? तो क्या बोला हुआ है देखो, यहाँ पे आओ सेकंड पे। ओनली अ नेचुरल पर्सन जो कि सिटीजन है, रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट आएगा, नए उस आंसर के हिसाब से। रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट शेल बी अ नॉमिनी और द सोल मेंबर ऑफ ओपीसी और इसीलिए शी इज ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अ नॉमिनी ऑफ द ओपीसी क्योंकि इन्होंने अभी तक 6 महीने कंप्लीट ही नहीं करे हैं। जनवरी से लेकर अगस्त तक अगर आप काउंटिंग करोगे तो 182 डेज अभी तक हुए नहीं है और वैसे भी इंडियन सिटीजन है, नेचुरल पर्सन है तो वैसे कर सकती थी, ठीक है। मिस्टर अशोक एक इंडियन सिटीजन है, इंडिया में रहते हैं, प्रेजेंटली ओपीसी के मेंबर है। अशोक इंडियन सिटीजन है, ऑलरेडी किसी एक ओपीसी के मेंबर है, तो क्या वो दूसरी ओपीसी में नॉमिनी बन सकते हैं? डेफिनेटली बन सकते हैं। पर उस नॉमिनेशन के चक्कर में अगर उनको कभी मेंबर बनना पड़ जाए, तो मेंबर नहीं बन पाएँगे वो। तो क्या लिखा है? A person shall not be a member of more than one OPC, and the said person shall not be a nominee of more than one OPC. An Indian citizen residing in India is a member of OPC. उसको आप दूसरी जगह क्या बना सकते हो? नॉमिनी बना सकते हो। समझ में आ रहा है कि सबको नॉमिनी कौन-कौन बन सकता है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखो, क्वेश्चन नंबर 22 आई हमारे मेन मॉड्यूल में भी पेज नंबर 2.22 पर है, जैसा आप देख रहे हो। पेज नंबर 2.22 पर। तो चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हिच इज एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट डिसीजंस और प्रपोजल्स रिगार्डिंग चेंज ऑफ ऑफिस। सही से पढ़ते हैं। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट डिसीजंस और प्रपोजल्स रिगार्डिंग द चेंज ऑफ ऑफिस बाय ए लिमिटेड। बेसिकली ए क्या करना चाह रहा है, अपना ऑफिस का जो जगह है, जो सिचुएशन है वो बदलना चाह रहा है। मतलब वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस में कह सकते हो चेंज करना चाहता है। रजिस्टर्ड ऑफिस उसका शिफ्ट हो गया है थाने से to Dadar, local limit of Mumbai district, both places falling within the same ROC of Mumbai by passing a SR but without obtaining the approval of regional director। मतलब वो पहले थाने में था, अभी वो दादर में शिफ्ट कर रहे हैं अपने ऑफिस को
और उनका आरओसी पहले भी मुंबई में था और अभी भी उनका मुंबई में है। पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने एसआर तो पास कर लिया, पर रीजनल डायरेक्टर से परमिशन नहीं दी, है ना? सॉरी, रीजनल डायरेक्टर से परमिशन नहीं ली। तो क्या आरओसी अगर सेम रहता है, तो क्या रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लेने की ज़रूरत होती है? अगर आरओसी सेम रहता है और आप विदिन द सेम स्टेट हो, तो फिर आपको रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या लिखा है? इन द फर्स्ट केस एज़ पर सेक्शन 12 रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज़, अगर आपका आरओसी शिफ्ट होता है थाने टू दादर फॉलिंग अंडर द सेम आरओसी, तो ऐसे केस में आपको एसआर पास करना पड़ता है और इसके लिए कोई रीजनल डायरेक्टर का परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे केस में कोई रीजनल डायरेक्टर का परमिशन नहीं लगता। सेकंड में बोला है, द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड इन मुंबई में है, महाराष्ट्र, वेयर एज कॉर्पोरेट ऑफिस पुणे में शिफ्टेड है। ए लिमिटेड प्रपोजेस टू शिफ्ट इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस, अब ए जो है वो अपना कॉर्पोरेट ऑफिस शिफ्ट करना चाहता है पुणे से मुंबई में अंडर द अथॉरिटी ऑफ ए बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है? तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसका रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस दोनों अलग-अलग है। तो इनको रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बदलना है, इनको कॉर्पोरेट ऑफिस बदलना है और हम सेक्शन 12 में जो प्रोविज़न पढ़ते हैं, वो रजिस्टर्ड ऑफिस बदलने की पढ़ते हैं, ना कि कॉर्पोरेट ऑफिस को। तो कॉर्पोरेट ऑफिस के केस में तो अगर आपने बीआर भी पास कर लिया, तो दैट वुड बी सफिशिएंट ओनली। तो लिखा है सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ओनली। In the second case, the corporate office is being shifted from Pune to Mumbai under the authority of BR. Shifting of corporate office under the BR is valid. मतलब अगर आपने बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास किया तो आप कॉर्पोरेट ऑफिस को तो डेफिनेटली बदल सकते हो। Registered office is situated in certain place of a city and it is proposed to be shifted to another plus place within the local limit of the same city. मतलब जैसे आप एक सिटी में एक जगह पे ऑफिस कर रहे हो और अब आप सेम सिटी में ही दूसरी जगह ऑफिस करना चाहते हो, तो आपने बीआर पास कर लिया, तो दैट वुड बी सफिशिएंट या फिर आपको और भी कुछ करना पड़ेगा? तो सिंपली बोला है कि थर्ड केस में जब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम लोकेलिटी है, तो आपने अगर बीआर भी पास कर लिया तो वो सफिशिएंट है। वहाँ पे आपको एसआर, ओआर या किसी भी तरीके का और कोई रेज़ोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 डन। अब अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 मई 22 में आया है फॉर 6 मार्क्स। इसमें क्या लिखा है? एबीसी, ये आईसीए मॉड्यूल में पेज नंबर 1.8 पर है। एक्चुअली ये चैप्टर 1 में आना चाहिए था पर ये चैप्टर 2 में डला हुआ है, तो कोई ना, अपन डिस्कस कर लेते हैं। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैज़ 2 wholly owned subsidiary company, डी प्राइवेट लिमिटेड एंड ई प्राइवेट लिमिटेड। एबीसी प्राइवेट की 2 सब्सिडरीज है, एक तो डी है और एक ई है, सभी प्राइवेट है। एग्जामिन वेदर द डी प्राइवेट लिमिटेड and E Private Limited will be treated as related party as per the provisions of Companies Act. चलो, नेक्स्ट अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ABC Private Limited has 2 wholly owned subsidiaries D and E. Examine whether D and E Private Limited will be treated as a related party as per the provisions of Companies Act. आपको ये बेसिकली बताना है कि ये जो दोनों सब्सिडरी कंपनीज है, क्या ये आपस में रिलेटेड पार्टीज है क्या? तो इसके लिए अपन चलेंगे चैप्टर नंबर 1 पे, पेज नंबर 1.8 पे। तो आप मेरे साथ आएँगे बुक में पेज नंबर 1.8 पे और मैं आपको रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन रिवाइज़ कराऊँगी। हुँ, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन अगर आप देखोगे, सेक्शन 277 में, तो क्या लिखा हुआ है देखो। एनीवन हू इज़ रिलेटेड टू अनदर एंड कवर्स द फॉलोइंग, मतलब ये कह रहे हैं रिलेटिव का मतलब कोई भी पर्सन जो दूसरे से रिलेटेड है वो रिलेटिव होता है। मेंबर्स हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए या कोई भी पर्सन। अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी अ रिलेटिव ऑफ अनदर इफ ही और शी इज़ ट्रीटेड एज़ अनदर इन द फॉलोइंग मैनर। बेसिकली इसमें कौन-कौन आ रहा है? फादर, मदर, सन, सन वाइफ, डॉटर, डॉटर हस्बैंड, ये सब हमारे रिलेटिव्स होते हैं। 276 में अब वो सब हमारे रिलेटिव्स थे। ये हमारी रिलेटेड पार्टी है। ये कौन है? हमारी रिलेटेड पार्टी। और बॉडी कॉर्पोरेट का रिलेटेड पार्टी कौन होता है? तो अगर अपन देखें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर हू इज accustomed टू एक्ट एज पर द एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर, वो हमारी कंपनी के कौन होते हैं? रिलेटेड पार्टीज होते हैं। मतलब किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया या मैनेजर हो गया या मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? रिलेटेड पार्टी। प्लस
हमारी बॉडी कॉर्पोरेट का अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, कोई सब्सिडियरी कंपनी है, कोई एसोसिएट है और को-सब्सिडरीज़ और एसोसिएट ऑफ सच कंपनी, वो भी क्या कहलाते हैं? रिलेटेड पार्टी कहलाते हैं। तो एज़ पर सेक्शन 276 मैं ये कह सकती हूँ कि बॉडी कॉर्पोरेट में रिलेटेड पार्टी उसको कहते हैं जो होल्डिंग एसोसिएट है, सब्सिडियरी है होल्डिंग कंपनी का या इन्वेस्टिंग कंपनी है। अब डी और ई प्राइवेट लिमिटेड क्योंकि होली ओन्ड सब्सिडियरीज़ है, तो इनको रिलेटेड पार्टी बोला जाएगा। सेकंड में बोला है सफायर प्राइवेट लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड इट्स आर्टिकल्स along with the memorandum as on 1st July 2021. The directors of the company seeks your advice regarding the effect of registration of the company itself and on its members. ये कह रहे हैं कंपनी ने अपने आर्टिकल्स को रजिस्टर करा लिया था एमओए के साथ में। कंपनी के डायरेक्टर्स तुमसे एडवाइस मांगना चाहते हैं रिगार्डिंग कि रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा और कंपनी पर और उसके मेंबर्स पे। तो बेसिकली जो प्राइवेट लिमिटेड है अगर उसने अपना आर्टिकल्स रजिस्टर करा लिया तो सेक्शन 9 और 10 के हिसाब से आपको इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में लिखना है कि अगर कंपनी कोई रजिस्टर हो जाती है तो वो कैसे रजिस्ट्रेशन का उसका इफेक्ट क्या आएगा। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा क्वेश्चन है, जनवरी 25 में ही आया था ये क्वेश्चन। अब अगर आप देखोगे तो बच्चों जनवरी 25 से और मई 25 से आईसीएआई ने अपना जो पेपर पैटर्न है वो काफ़ी चेंज कर दिया है। क्वेश्चंस जिस तरीके से वो फ्रेम करती है दादा वो बहुत डिफरेंट है पहले के अटेम्प्ट से। तो देखो इसमें क्या लिखा है। यूआईएनए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी 1 जून 2022 को। मिस्टर एक्स हैड ऑलरेडी रजिस्टर्ड द ट्रेड नेम ऑफ इंफ्रा प्रोजेक्ट। ये कह रहे हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2022 में और कंपनी का जो ये नेम है यूना इंफ्रा प्रोजेक्ट्स नाम, ये 1 अप्रैल 2018 को मिस्टर एक्स ने ऑलरेडी इसका ट्रेडमार्क ले लिया था। मिस्टर एक्स वाज़ सफरिंग पर एक्स को क्या हुआ कोई डिज़ीज़ हो गई और वो 1 अप्रैल 2021 से बिल्कुल रेस्ट पर था। सिंस 1 अप्रैल 2021 व्हेन मिस्टर एक्स रिकवर्ड, जब 2024 में मिस्टर एक्स ने रिकवरी करी वापस तो और उसने अपना ऑफिस ज्वाइन किया तो उसको पता चला स्टाफ मेंबर के थ्रू कि कंपनी का जो ट्रेडमार्क है वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने कॉपी कर लिया है। रीजनल डायरेक्टर को फिर उसने एप्लीकेशन दी 10 जुलाई 2024 को रिक्वेस्टिंग कि कंपनी को बोला जाए कि कंपनी का नाम बदल दे। रीजनल डायरेक्टर ने एप्लीकेशन को एग्जामिन किया मिस्टर एक्स की एंड ऑन 11 जुलाई 2024 11 जुलाई को डायरेक्शन इशू किया कि कंपनी को अपना नाम बदलना है। मिस्टर डी जो कि कंपनी का डायरेक्टर है उसने बोला दैट द अबाउट डायरेक्शंस ऑफ रीजनल डायरेक्टर वाज बैड इन लॉ, मतलब वो लॉ के हिसाब से सही नहीं है एंड देयरफॉर वो प्रॉपर भी नहीं है। तो बेसिकली अपन ने पढ़ा है कि कंपनी का नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए किसी भी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट से, एलएलपी से, कंपनी से और इवन किसी ट्रेडमार्क से भी उसका नाम कॉपी नहीं करना चाहिए। अगर उसका नाम किसी ट्रेडमार्क से कॉपी करता है तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का जो ओनर है वो एप्लीकेशन दे सकता है रीजनल डायरेक्टर को, आरओसी को। पर एप्लीकेशन कब तक दे सकता है ये एक पॉइंट है। तो वो एप्लीकेशन दे सकता है, अपन ने पढ़ा था एप्लीकेशन दे सकता है विद इन 3 इयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई वहां से 3 साल के अंदर अंदर अगर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओनर ने एप्लीकेशन दे दी रीजनल डायरेक्टर को, तब रीजनल डायरेक्टर कंपनी को बोलेगी कि कंपनी तुम्हें अपना नाम बदलना पड़ेगा, है ना। तो देखो क्या लिखा है प्रोविजन में सेक्शन 16 के हिसाब से जिसमें लिखा है कंपनी का नाम, अ कंपनी ऑन इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन अपने नाम को अगर रजिस्टर करती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, रिसेंबल नहीं करना चाहिए देन आइदर ऑन इट्स ओन या फिर किसी ने एप्लीकेशन दी प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ने। और अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन आता है तो कंपनी को अपना नाम 3 महीने के अंदर अंदर चेंज करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से जो एप्लीकेशन आएगा वो 3 साल तक मैक्सिमम आ सकता है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से। तो ये सारी बातें हम लिखेंगे प्रोविज़न में। अब बात आती है एनालिसिस में क्या लिखेंगे, तो एनालिसिस में अपन ये लिखेंगे कि जो मिस्टर एक्स है, उसने एप्लीकेशन दी थी कंपनी इनकॉर्पोरेट, देखो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1 जून 2024 को, दो सॉरी 1 जून 2022 को और एप्लीकेशन उसने दी 10 जुलाई 2024 को। तो विदिन 3 इयर्स ऑफ देना पड़ता है ना, तो 1 जून 2022 से 1 जून 2023, 1 जून 2024। ठीक है, तो क्या बोला है? इन द गिवन क्वेश्चन इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी 1 जून को और ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया था इनका 1 अप्रैल को।
इन टर्म्स ऑफ द अबव स्टेटेड प्रोविजंस वी कैन आंसर द क्वेश्चन इज अंडर। फर्स्ट केस में कंटेंशन ऑफ मिस्टर डी, जो कंपनी का डायरेक्टर, वो टेनेबल नहीं है क्योंकि रेस्ट्रिक्शन इज ओनली नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी बट ऑल्सो एज अ रिजल्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फाइल्ड बिफोर द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। इन अदर वर्ड्स द नेम ऑफ द कंपनी आइडेंटिकल है, हेंस मिस्टर डी की बात नहीं मानी जाएगी क्योंकि 3 साल दिए जाते हैं ट्रेडमार्क ओनर को कि वो आरओसी को रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन देके कंपनी का नाम बदलवा सकता है। ठीक है। सेकंड केस में बोला है also advise Una Infra Project Private Limited the time period within which company will be required to change its name in case the direction of regional director was valid। अगर रीजनल डायरेक्टर ने कंपनी को कह दिया कि तुम्हें अपना नाम बदलना है तो कंपनी को विद इन 3 मंथ्स अपना नाम बदलना पड़ेगा। कौन से समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 29। आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे। इस चैप्टर के इतने ही क्वेश्चंस अपन को करने थे। यस, दैट्स इट फॉर द डे। तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चंस राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ सकते हैं। और सेकेंडली मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी कि ऑफ कोर्स मेरे लिए ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं आपके साथ सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लूँ AQB के। बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपके साथ अगर मैंने 8 टू 10 क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस कर लिए, तो आपको बहुत हेल्प होगी रिगार्डिंग के क्वेश्चंस का राइटिंग कैसे करना है, क्वेश्चंस को लिखना कैसे है। तो आप सेम पैटर्न में खुद से घर पे ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को लिखने का। जो चैप्टर्स मैं करवा रही हूँ 8 टू 10 क्वेश्चंस हम क्लास में कर रहे हैं। अप्रॉक्सिमेटली आप सेम डे पे 4 से 5 क्वेश्चंस और इस AQB में से घर पे कीजिए सो दैट आपका प्रैक्टिस और अच्छा हो, आपका राइटिंग बहुत अच्छा हो। और देखो बच्चों, जब भी हम किसी क्वेश्चन को पढ़ के उसका प्रोविज़न रीड करते हैं, उसके आंसर राइटिंग को देखते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा प्रोविज़न का लर्निंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो वो भी बहुत आपको हेल्प करेगा। आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा कि आपको कैसे आंसर्स लिखते हैं, कैसे आंसर आपको लिखने हैं। तो आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो।